एपिसोड की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर सुहान को दिखाते हैं जो कि काफी आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो उठ जाता है और वो अपने हाथ को टेबल पर पटक कर चिल्लाने लगा होता है कि एम्पायर तुम काफी ज्यादा मतलबी हो। ये सुनकर उसका सभी के सभी क्लासमेट उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए होते हैं और हंसने लगे होते हैं और कहते हैं कि देखो ये गार्बेज फिर से दिन में सपने देख रहा है। ये सब देखकर सुहान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा होता है कि शायद वो रीबोर्न हो गया है, यानी कि वो टाइम ट्रेवल करके अपने सेकंड ईयर के हाई स्कूल में वापस आ गया है। तभी दीवार पर लगी हुई घड़ी पर उसकी नजर चली जाती है। उसे देखकर वो कहता है कि आज 3 अप्रैल है और 12 बज रहे हैं। इसका मतलब दुनिया चेंज होने में अब सिर्फ 3 घंटे से भी कम टाइम बच रहा है। यही सोचकर वो जल्दी से वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पान लियान नाम की लड़की उसे रोककर एक लव लेटर उसके सामने फेंक कर कहने लगी होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे लव लेटर लिखने की? क्या तुमने कभी आईने में खुद को देखा है? तुम्हारे पास ना ही कोई पैसा है ना ही कोई स्टेटस है, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मेरे लिए वर्दी हो? ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर ये क्या बोल रही है, लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि पिछले लाइफ में ये अपने बॉयफ्रेंड साइमन किंग के साथ मिलकर मुझे एक फेक लव लेटर में फंसा दी थी और इसी का यूज करके ये दोनों के दोनों मुझे 2 सालों तक ब्लैकमेल किए थे और अपना पूरा स्कूल का खर्चा मुझसे निकलवाए थे। इतना सोचकर वो पूरे एटीट्यूड में उससे कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि पहले जाकर शीशे में खुद का शक्ल देख कर आओ। तुम तो बिल्कुल एक स्टिंकी फॉक्स की तरह दिख रही हो और तुम्हारा तो चेहरा भी बहुत ही ज्यादा अगली है। तुम्हारे इमेज तो पूरा का पूरा स्कूल में बर्बाद है। मैं तुम्हें पसंद करूंगा, पागल पागल हो गए हो क्या? ये सब देखकर पूरा का पूरा क्लासमेट काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या वो उससे मुंह लगा रहा है? क्या ये वही सुहान है जिसे हम लोग जानते हैं या फिर ये बदल गया है? जब उसका बॉयफ्रेंड आएगा तब नाटक देखने में मजा आएगा। उसका ऐसा बर्ताव देखकर पान काफी ज्यादा चौंक गई होती है और वो कांपते हुए घबराते हुए उससे कह रही होती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी क्लास का दरवाजा खुलता है और वहां से उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। उसे देखकर वो जल्दी से जाकर उसके गले लग जाती है और रोते हुए कहती है कि उसने मेरा बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर दिया है, आज तो तुम्हें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं पर वो बंदा अपना उंगलियां चटकाते हुए आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि मेरे गर्लफ्रेंड को वो कहने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? अब तो तुम बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो, लेकिन तुम इतना ज्यादा कमजोर होने के कारण मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अभी से लेकर तुम्हें हमेशा मेरा ऑर्डर को मानना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। ये सब सुनकर पान सोच रही होती है कि लगता है कि हमारा प्लान पूरा हो गया, लेकिन सुहान उससे कहता है भाड़ में जाओ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? तभी सुहान उसे एक लात मारकर बहुत ही दूर फेंक देता है और इसके बाद वो उठ ही नहीं पाता है। वहीं पर हान जाते हुए कहता है कि कचरा कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। ये देखकर पूरी क्लास में शांति छा जाती है। वहीं पर हान वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी लोग बातें करना शुरू कर दिए होते हैं कि कहीं मेरी आंखें गलत तो नहीं देख रही है ना, उसने एक ही लात में उसे नॉकआउट कैसे कर दिया। इसके बाद सीन चेंज होती है और अगले सीन में सुहान को दिखाते हैं जो वहां से जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं अपने पिछले लाइफ में काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन मैं अभी भी काफी ज्यादा कमजोर और गरीब हूँ। कुछ ही देर में अर्थ का स्पिरिचुअल पावर रिस्टोर हो जाएगा और वर्ल्ड पूरी तरह से बदल जाएगा। मुझे जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को लेकर सभी रिसोर्सेज को सीज करके जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। चाहे जो हो जाए मैं इस दुनिया पर जरूर राज करूंगा और अपने सभी एनिमी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलकर वो जल्दी से स्कूल से भाग जाता है। उसे छत पर से क्लास के मॉनिटर जिसका नाम यूंजी होता है वो देखकर कह रही होती है कि हमारे क्लास में सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लासमेट था, लेकिन मैं उसे अभी तक नोटिस कैसे नहीं कर पाई थी। वहीं पर सुहान को दिखाते हैं जो बाहर जाकर लुओ नाम की लड़की को कॉल करके उसका नाम कहता है। ये सुनकर वो लड़की पूछती है तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम और नंबर कहाँ से मिल गया? उसका आवाज सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। शायद ये थोड़ा सा बिना सर पैर का मालूम पड़ सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो मैं तुम्हें कभी भी हट नहीं करूंगा और कभी भी धोखा नहीं दूंगा। ये सब सुनकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कौन है और क्या बोल रहा है। वहीं पर सुहान उससे बोल रहा होता है कि ध्यान से सुनना, 2 घंटे से कम टाइम में वर्ल्ड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। उस वक्त वर्ल्ड 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जल्दी से स्कूल छोड़कर अपने नियरेस्ट माउंटेन पर चली जाओ और वहाँ का स्पिरिचुअल पावर रिकवर होने का पहला फेज कंप्लीट होने तक इंतजार करते रहना। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी भी हट नहीं करूंगा। क्योंकि मैं इतना बोलकर वो रुक जाता है और वो सोचता है कि प्रीवियस लाइफ में वो मेरे प्रति काफी ज्यादा काइंड थी। मेरे प्रीवियस लाइफ में अगर वो नहीं होती तो मैं फर्स्ट पेज में ही मारा जाता। वो मुझे बचाकर कल्टीवेशन के पाथ पर लेकर गई थी, लेकिन वो मेरे साथ आखिरी तक नहीं रह पाई थी क्योंकि वो मुझे बचाने में मारी गई थी। इतना सोचकर वो कॉल कट कर देता है और कहीं जाते हुए कहता है कि इस लाइफ में मैं तुम्हें बिल्कुल भी सफर नहीं होने दूंगा। वहीं पर उस लड़की को दिखाते हैं जो सोच रही होती है आखिर वो बंदा कौन था और वो क्या बोल रहा था, ड्रामेटिक चेंज होगा, वर्ल्ड एक्सपेंशन होगा, आखिर वो सब क्या है। लेकिन पता नहीं क्यों उसका आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी अच्छा पर्सन था। क्या मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए? वैसे भी की बाओगुआन माउंटेन यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है, लगता है मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहीं पर सुहान को दिखाते हैं जो कि बाइक से नांदो सिटी का हानसन सिटी पार्क में जा रहा होता है क्योंकि वहाँ पर ही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पावर अवेकन होगा और वहाँ पर एक 9 पत्तों वाला कमल का फूल भी खिलेगा और उसे लेने वो जा रहा होता है क्योंकि उसे लेने से उसका कल्टीवेशन बेस बनेगा और
वो आगे कल्टीवेट कर पाएगा। पिछले लाइफ में वो अपने हाथों से 7 ट्रेजर को जाने दिया था क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट किया था और उसे उनका स्पेसिफिक भी याद नहीं है कि आखिर वो सब क्या था, क्योंकि उस वक्त सू हान एक ऑर्डिनरी पर्सन था और उसे इमोर्टेलिटी और कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो सिर्फ न्यूज में देखा था कि उसके कारण काफी सारे बड़े बड़े फोर्सेस आपस में फाइट किए थे और इसमें कई सारे लोगों की जाने भी चली गई थी। इसके बाद दिखाते हैं कि वो उस जगह पर पहुंच गया होता है जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं और शू हान वहाँ पर जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक बंदा रोकते हुए कहता है कि आज हमारा बॉस लियांग दसाओ ने इस पार्क को पूरा का पूरा बुक कर लिया है, इसलिए ये आज पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। ये सुनकर वो कहता है जितना मुझे पता है कि ये एक पब्लिक जगह है और ये लियांग दसाओ आखिर है कौन जो यहाँ पर किसी को आने नहीं दे रहा है। ये सुनकर वो बंदा उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर वो कौन है, वो इस एरिया का सबसे अमीर आदमी है, उसके काम में टांग अड़ाने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये देखकर सू हान को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम अपना हाथ तुड़वाना नहीं चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपना हाथ मेरे कंधे पर से हटा लो, लेकिन वो नहीं हटाता है, इसलिए वो उसका हाथ ही तोड़ देता है। ये देखकर सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और एक बंदा कहता है कि उसने हमारे दोस्त को चोट पहुंचाया है इसलिए हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सभी लोग उसकी बात सुनकर उसे मारने आगे बढ़ते हैं। वहीं पर उन्हें आता देखकर सू हान सोच रहा होता है कि अभी मेरे पास मेरा पूरा कल्टीवेशन का पावर नहीं है। सभी लोग जाकर हान पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वही उन सभी लोगों को धोकर रख देता है और सोच रहा होता है कि मुझे अभी भी अपने पास्ट लाइफ का सबसे अच्छा टेक्निक याद है, सिर्फ इतना ही तुम कमजोरों के लिए काफी है। इतना सोचकर वो उन्हें पीट कर वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा लकी हो कि मेरे पास मेरा पूरा ताकत नहीं था, नहीं तो पता नहीं कि तुम सभी लोगों के साथ क्या हो जाता। ये बोलकर वो उस पार्क में चला जाता है जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सीनरी होती है। वो देखकर वो सोच रहा होता है कि 9 पत्तों वाला कमल इन्हीं किसी पत्थर के पास खिलेगा। इस टाइम तक मैं अपने प्रीवियस लाइफ में बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर पाया था, मैं इसके बारे में इंटरनेट पर बिना थके ढूंढते रहा था, इसलिए ये मुझे मिलने में काफी ज्यादा देरी हो गई थी। इतना सोचकर वो अपने मोबाइल में टाइम देखते हुए कह रहा होता है कि अब बस सिर्फ 10 मिनट से भी कम टाइम बच रहा है। लेकिन तभी वहां पर लियांग अपने लोगों के साथ आकर चिल्लाने लगा होता है कि चलो अब मुझे बताओ कि कौन है वो बंदा, किसने आखिर मुझे ऑफेंड करने का हिम्मत किया है। और हान की तरफ देखकर कहता है क्या तुम ही वो बेवकूफ हो मुझे प्रोवोक करने की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। उसे देखकर हान सोच रहा होता तो यही एरोगेंट बंदा लियांग है, मैंने इसके बारे में अपने पिछले लाइफ में सुना तो जरूर था, ये 9 पत्तों वाला कमल ओरिजिनली इसने डिस्कवर किया था। लेकिन तभी लियांग उसके पास जाकर बोल रहा होता है कि मेरे साथ मेसअप करने की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। हान उसका मुंह पकड़कर अच्छे से देखते हुए सोच रहा होता है कि ये लियांग अपने प्रीवियस लाइफ में उस 9 पत्तों वाला कमल के कारण एक फेमस कल्टीवेटर बन गया था और वो काफी बार ह्यूमन को डेमोनिक बिस्ट से बचाया था। लेकिन जब हमारा सिटी एक दूसरे सिटी के कन्फ्लिक्ट में पड़ गया था तब फॉरेन कल्टीवेटर से फाइट करते वक्त ये शहीद हो गया था। उसकी मौत से काफी सारे लोग दुखी हो गए थे। इतना सोचकर वो उससे कहता है क्या सच में तुम्हें लियांग सू हो या फिर उसका जैसा दिखने का प्रिटेंड कर रहे हो। इतना बोलकर वो सोचता है कि ये मुझे किसी हीरो के जैसा तो लग नहीं रहा है। ये सुनकर वो चिल्लाकर कहने लगा होता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा बात कैसे कर सकते हो। उसका बंदा कहता है कि इसने आपको पहले ओफेंड कर दिया है, अगर आप चाहे तो हम लोग इसे खत्म कर सकते हैं। तभी हान देखता है कि 3 बच चुका होता है और तभी अचानक पूरा का पूरा धरती हिलने लगता है, बिजली चमकने लगती है, पहाड़ टूटकर गिरने लगती है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और काफी ज्यादा डर भी गए होते हैं और डर के मारे उसके सभी के सभी बंदे वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर लियान भी हान को वहां से जल्दी से भागने के लिए कहने लगता है, लेकिन वो नहीं भागता है और कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो जाती है और हान वो सब देखकर मन में कहता है कि स्पिरिचुअल पावर रिकवर होना शुरू हो गया है। रिकवरी का फर्स्ट फेज लगभग आधे मंथ तक चलेगा और इस टाइम में दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल जाएगी और काफी ज्यादा केओस से होकर गुजरेगी, जिसमें कितने सारे लोग मारे भी जाएंगे किसी को भी नहीं पता। और उसी टाइम अर्थ का ऑरा अचानक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और उस टाइम कुछ लकी लोग होंगे जो अपने कल्टीवेशन को अपने आप ही अवेकन कर पाएंगे और कुछ जगहों पर काफी ज्यादा रेयर मेडिसिनल हर्ब जन्म लेंगे और किसी के पास चांस होगा उसे लेने के लिए। यही सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी लियांग उसके पास आकर उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, कहाँ पर जा रहे हो, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन हान उसका हाथ छुड़ाकर वहां से पहाड़ों पर जाने लगता है और लियांग चिल्लाते ही रह जाता है कि आखिर ये गधा क्या कर रहा है। और वहीं पर ड्रैगन और फिनिक्स का सोल दिखाई देने लगा होता है। ये देखकर लियांग सोच रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, कहीं यही तो वर्ल्ड का एंडिंग तो नहीं होने वाली है ना। वहीं पर हान ऊपर में पहुंच गया होता है और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मैं बिल्कुल टाइम में पहुंच गया हूँ। वहीं पर 9 पत्तों वाला कमल भी खिल चुका होता है। उसे देखकर वो जाकर उसे ले लेता है और सोचता है कि अब मैं अपना कल्टीवेशन जर्नी फिर से स्टार्ट कर पाऊंगा। इसके बाद मैं जिंक्सी कैनन में जाऊंगा और ये मेरा फर्स्ट फेज ऑफ कल्टीवेशन का बिल्कुल ही ग्रेट एसेट बनेगा। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ होने लगता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मैंने अभी तक अपना कल्टीवेशन अवेकन क्यों नहीं कर पाया हूँ। लेकिन उससे भी अजीब बात यह है कि मैं अपना दांतियन को फील कर पा रहा हूँ, कहीं इसका मतलब ये किसी तरह का मेरे इंटरनल स्ट्रेंथ तो नहीं है ना। जो भी हो, यही सोचकर वो बैठकर उसे गैदर करने लगता है। लेकिन तभी उसे एक छोटा सा कुछ दिखता है
है वो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या है। लेकिन जब वो उसके करीब जाता है तो वो देखता है कि वो एक छोटा सा सोड है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि आखिर ये क्या है, आज तो मेरा लकी डे है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस वर्ल्ड में दोबारा रीबॉर्न होऊंगा और मेरे पास एक चांस हो गई एम्परर रीला में ब्रेक थ्रू करने का। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं लास्ट में अपने प्रतिशोध को पूरा कर पाऊंगा और 9 हेवनली किंग को खत्म करने के बाद हेवनली थ्रोन पर कब्जा कर लूंगा। मेरा लक तो आज सच में काफी ज्यादा अच्छा है। मेरा दांतियन को ओपन होने के कारण मेरा कल्टीवेशन अपने आप ही बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से शायद मैं ही वो बंदा होऊंगा जिसका कल्टीवेशन सबसे फास्टेस्ट अवेकन हुआ होगा। मेरे पास्ट में अवेकनर का लिस्ट ये दिखाया था कि जो पर्सन सबसे फास्टेस्ट अवेकन किया था वो सिर्फ 3 दिन में ही कर लिया था। तभी हान को वहाँ पर एक बहुत ही अजीब तरह का स्पिरिचुअल फ्रूट दिखता है। वो देखकर वो कहता है कि इसमें से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा है। और जब वो उसे अपने हाथ में लेता तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये एक काफी ही ज्यादा रेयर जोइक फ्रूट है। ये किसी का कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। उसके प्रीवियस लाइफ के सेकंड फेज में लोग उस फ्रूट को लेने के लिए मारापीटी करने लगे थे। इस फ्रूट के हेल्प के कारण हान अपने कल्टीवेशन को काफी कम टाइम में इम्प्रूव कर सकता है। इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और सोचता है कि अब मुझसे जिंक्सी कैनन जाकर और भी ज्यादा सेक्रेट ऑब्जेक्ट लेने का इंतजार हो ही नहीं रहा है और अब मेरे पास इतना ज्यादा पावर है कि मैं उनसे स्वान फैमिली के कमीनों को आराम से संभाल लूंगा। तभी वहां पर लियांग काफी ज्यादा मेहनत से चढ़ते हुए कहते हैं कि कुछ देर के लिए रुक जाओ, इस वर्ल्ड को पता नहीं क्या हो गया है। मैंने अभी देखा कि अचानक एक माउंटेन ग्राउंड से निकल गया है और आसमान में मुझे उड़ता हुआ ड्रैगन भी दिखाई दे रहा था। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा विनती करता हूँ कि मुझे प्लीज बताओ कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी हान उसे 9 पत्तों वाला कमल देते हुए कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन स्टार्ट करना पड़ेगा और अपने मन में कहता है कि मेरा दांतियन ऑलरेडी ओपन हो चुका है तो अब मुझे सिर्फ जोगो फ्रूट्स का ही जरूरत है, इसलिए अब ये कमल मेरे किसी काम का नहीं है। और ये लियांग दिखने में कोई बुरा बंदा तो नहीं लग रहा है और ये भी अच्छा होगा कि इस कमल को इसके ओरिजिनल ओनर को रिटर्न कर दूं। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि हम लोग दोबारा फिर से जरूर मिलेंगे। ये बोलकर वो वहां से जंप करके चला जाता है। उसे देखकर लियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो तो उड़ रहा है। और दिखाते हैं कि हान एक होटल में जाकर उन सभी फ्रूट्स का स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करके अपने कल्टीवेशन को बढ़ा रहा होता है और पूरे 3 दिन के बाद वो उन सभी फ्रूट्स के स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर लेता है और वो फाउंडेशन स्टेज के मिडिल लेयर के फाइनल स्टेज में पहुंच गया होता है। और वहां से जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि अब जाकर स्कूल का कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वक्त आ गया है और जल्द ही जिंक्सी कैनन जाने का भी वक्त आने वाला है। यही सोचते सोचते वो स्कूल चला गया होता है जहाँ पर सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि वर्ल्ड के कई पार्ट में काफ़ी सारी अजीब अजीब चीज़ें हो रही है, आखिर गवर्नमेंट इसे कैसे डील करने वाली है। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि कई सारे लोग कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिए हैं और बिल्कुल कॉमिक जैसा पावर ऑब्टेन कर लिए हैं। दूसरा कहता है कि अपना मुंह बंदी रखो, वो तो जरूर फेक न्यूज होगा। वो कहता बट मैंने सुना है कि हमारे स्कूल के कुछ लोग हैं जो कि कुछ अजीब तरह का फ्रूट्स खा लिए जिसके कारण उनका बॉडी अचानक बदल गया है। तभी वहां पर किंग और पान आकर हान का रास्ता रोक देते हैं और कहते हैं कि काफी टाइम हो गया है ना हान, मुझे लगा था कि तुम तो भाग गए होगे लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा था कि तुम इतना बड़ा बेवकूफ होगे कि तुम वापस आ जाओगे। हान फिर से कहता भाड़ में जाओ, मेरा दिमाग खराब करना बंद करो। ये सुनकर कुछ क्लासमेट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या उसे नहीं पता है कि साइमन किंग ने कौन सा अजीब तरह का फ्रूट्स खा लिया है। वहीं पर साइमन किंग हान से कहता है तो इसका मतलब तुम अभी भी बिल्कुल पहले के जैसे एरोगेंट हो। क्या तुम्हें फिर से लगता है कि तुम इस बार भी लकी होगे? अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ये बोलकर वो अपने हाथ को एक बियर के हाथ में बदल लेता है और उसे मारते हुए कहता है कभी कल्टीवेटर को ऑफेंड मत करना। क्या तुम अब दया के भी? ये बात उसका पूरा करने से पहले ही हान उसे ही एक पंच मारकर फेंक देता है और कहता है कि मेरा टाइम बर्बाद मत करो। वहीं पर ये देखकर पान फिर से काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, हमने तो मैजिकल फ्रूट्स खाया था। ये बोलकर वो भी अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके उसके तरफ बढ़ते हुए कहती है मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हान उसे भी खाने पीने भर दे देता है और कहता है कि कीड़ों को कभी भी अपना जगह नहीं भूलनी चाहिए। इतना बोलकर वो सोचता है कि ये लोग काफी ज्यादा लकी है कि ये लोग स्पिरिचुअल फ्रूट को खाकर कल्टीवेशन को जगा पाए हैं। सभी लोग अलग अलग तरह का एबिलिटी पाएंगे, उनमें से सबसे कॉमन एबिलिटी है वो काफी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे लेकिन उनका ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटेड होगा। लेकिन उनमें से सबसे बेकार है ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी, ये तो पूरा का पूरा कचरा है। लेकिन उनमें से भी कोई लकी पीपल होगा जिन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी मिलेगा। अपने प्रीवियस लाइफ में मैं एक से मिला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने पावर को कंट्रोल कर ही नहीं पाया था। तभी अचानक उनकी स्कूल पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है जिसे देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वहां से भागने लगे होते हैं। वहीं पर एक बच्ची रो रही होती है और वो मॉन्स्टर उसी पर हमला करने वाला होता है। ये देखकर हान उसका हेल्प करने चाहता है लेकिन तभी उनके मॉनिटर लू यूनजी आकर उसे बचा लेती है और वो लोगों से कहती है कि अब तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ पर होते हुए ये मॉन्स्टर तुम लोगों को छूने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ये देखकर साइमिंग उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगा होता है कि आप तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि आप उस मॉन्स्टर को हरा सकती है। पान कहती है ऑफ कोर्स क्लास मॉनिटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना कि तुम्हारे जैसा लूजर है। और वो हान की तरफ इशारा करते हुए कहती है और वो इसका बैग भी जो कि इस बच्ची को खतरे में चुपचाप देख रहा था। वहीं पर लू उस बच्ची को हान को देते हुए कहती है तुम इसका ख्याल रखो, मैं जाकर उस मॉन्स्टर को देखती
हो, और हाँ मेरे ज़्यादा क्लोज मत आना, मॉन्स्टर से लड़ते वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, और बाय द वे मैं तुम्हें कल्टीवेशन को लेकर कुछ टिप्स देने के लिए माइंड नहीं करूंगी। ये सुनकर हान थोड़ा सा हैरान होकर सोचता है, क्या मुझे प्रोटेक्ट करेगी? मैं गॉड्स का किंग हूँ और तुम्हारे जैसे एक कमजोर लड़की मुझे प्रोटेक्ट करेगी? ये क्या कोई मजाक है? वहीं पर लू एक तरह का वेपन निकालकर उस मॉन्स्टर को देखकर कहती है, ये 2 स्टार का मॉन्स्टर है जो कि अर्ली स्टेज कल्टीवेटर है। ये बोलकर वो जाकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है। उसे देखकर सभी लोग उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर उसे देखकर हान सोच रहा होता है कि उसका हाथ का वेपन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उसका फैमिली का है। अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं उनके फैमिली के साथ इनकाउंटर नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। कहीं इसका मतलब उसके पास और भी कुछ सीक्रेट्स तो नहीं है ना? इतना सोचकर वो उस बच्ची से कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए यहाँ से दूसरे जगह चलते हैं। वो रोते हुए कहती है, बट बिग सिस्टर उस मॉन्स्टर से फाइट कर रही है, क्या वो उसे हरा पाएगी? हान उसे वहां से लेकर जाते हुए कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, वो उसे आराम से हरा देगी। और सोचता है कि शायद मेरे इस वर्ल्ड का चॉइस इस वर्ल्ड के डेस्टिनी को थोड़ा सा बदल कर रख देगा, वैसे भी लू पूरे स्कूल को बचा ही लेगी। ये सोचकर वो उसे वहां से लेकर जाने लगता है। वहीं पर लू उससे फाइट करते हुए सोच रही होती है कि मुझे जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो और भी ज्यादा लोग घायल हो सकते हैं, और मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि आखिर इस वेपन का अच्छे से यूज कैसे करना है। और हान को देखकर वो सोचती है कि ये अच्छी बात है कि वो बच्ची को लेकर दूर जा रहा है, उसके बाद वो आकर मेरा हेल्प करेगा, तब तक मैं टाइम पास करती हूँ। लेकिन वो देखती है कि वो तो उसे लेकर जा रहा है और वापस नहीं आएगा। ये देखकर वो काफी हैरानी से कहने लगी होती है, इसका मतलब वो सच में मुझे छोड़कर जा रहा है, वो सेल्फिश कमीने तो सच में मुझे अकेले छोड़कर भाग गया। वहीं पर हान को दिखाते हैं जो कि भागते भागते जिंक्सी कैनन जाता है, लेकिन वो ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया होता है कि वहां पर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग होते हैं। ये देखकर वो सोचता है कि मेरे पिछले लाइफ में सिर्फ 2 ही फैमिली जानते थे कि यहाँ पर एक खजाना है, लेकिन आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आ गए। वहीं पर लियान को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही सारा सीक्रेट फ्रूट अपीयर होंगे। ये सब न्यूज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए सभी कल्टीवेटर यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ का हालत देखकर लग रहा है कि हाँ वो न्यूज शायद सच होगा। वहाँ पर मौजूद सभी लोग कल्टीवेटर बनने के लिए बातें कर रहे होते हैं। तभी लियांग हान को देख लेता है और वो उसे देखकर उसका हाथ पकड़कर कहने लगा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा, अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। हान कहता है, क्या तुमने वो कमल को ऑब्जर्व किया था जो मैंने तुम्हें दिया था? वो कहता है, हाँ, उसे ऑब्जर्व करने के बाद मैं हेवन और अर्थ का ऑरा को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, तुम काफी ज्यादा अच्छे पर्सन हो। उस इंसिडेंट के बाद मुझे पता चला कि वो सीक्रेट प्लांट कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। एक सीक्रेट प्लांट किसी की भी कल्टीवेशन को जगा सकता है और उसका वैल्यू $100 मिलियन से भी ज्यादा हो सकता है, और तुमने मुझे उसे ऐसे ही दे दिया था। मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। और ये लियांग हान का हाथ पकड़कर उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। तभी हान उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहता है कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मेरा नाम शू हान है, और ये एक्सप्लेन करो कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो बताता है कि किसी ने इंटरनेट पर ये पोस्ट कर दिया है कि यहाँ पर बहुत ही सारा सीक्रेट फ्रूट्स, मॉन्स्टर और भी बहुत ही सारा कीमती कीमती खजाना निकलने वाला है, इसलिए यहाँ का हालत ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो कहता है, क्या किसी ने इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया है? अगर उसे पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है तो उसने खुद ही इसका एडवांटेज क्यों नहीं लिया, बल्कि सबको बता क्यों दिया? इतना बोलकर वो सोचता है कि लगता है कि सच में मेरा चॉइस इस वर्ल्ड के डेस्टिनी को बदल रहा है। तभी वहाँ पर लू फैमिली आ जाती है, जिसमें से एक उसके मॉनिटर लू यूनजी भी होती है और दूसरा फैंग फैमिली भी होता है, जो लोग पहले से ही कल्टीवेट करते आ रहे हैं। लू को देखकर काफी सारे लोग कहने लगे होते हैं कि मिस लू, मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। ये सब देखकर लियांग उसे बताता है कि लोग कहते हैं कि फैंग फैमिली नैंडो सिटी में काफी ज्यादा फेमस है, उनका स्ट्रेंथ तो हम कॉमन लोगों से कहीं ज्यादा है, और मिस लू भी एक जीनियस कल्टीवेटर है। और रिकवरी के बाद मेरी फैमिली काफी सारे कैपेबल कल्टीवेटर को रिक्रूट किए हैं, और मेरी फैमिली और लू फैमिली के बीच कुछ बिजनेस अफेयर है। इतना बोलकर वो उससे पूछते कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन हान ये कहता है कि मुझे इन सभी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर शाइमिंग किंग और पान आ जाती है, और आते ही हान से कहने लगी होती है कि पिछली बार तो मिस लू ने तुम्हें सिर्फ क्लासमेट की तरह देखी थी और तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करती है, लेकिन अब जबकि तुम्हें उसका असली आइडेंटिटी का पता चल गया है तो क्या अब तुम उसके पीछे अपना दुम हिलाते चलोगे? किंग कहता है कि अब से मैं और पान मिस लू को फॉलो करेंगे, माना कि हम लोग क्लासमेट है, लेकिन मिस लू का आइडेंटिटी तुमसे कहीं ज्यादा अलग है, चलो जल्दी से मिस लू से माफी मांगो। तभी हान कहता है कि मूर्खों, मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो। ये सुनकर वो तीनों के तीनों थोड़ा सा चौंक जाते हैं, और उसी वक्त लियांग हंसने लगता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं बस अपने हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया था। और हान से कहता है कि तुम उसको फॉलोवर्स को इडियट कह रहे हो, तुम तो सच में मुझे इंटरटेन करने में बिल्कुल भी नहीं चुकते हो। हान कहता है कि मेरे पास उनके साथ बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए मैं उन्हें तुम पर छोड़ रहा हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। ये देखकर पान कहते हैं, क्या हम जाकर उसे सबक सिखा दें? लू कहती है, जाने दो उसे, तब तक इंतजार करो जब उसे हमारे असली स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। उसे ये पता चलना चाहिए कि कुछ चीज लग से ठीक नहीं हो सकती है,
इतना बोलकर वो चिल्लाने लगी होती कि मैं कभी भी पब्लिक में ऐसे इग्नोर नहीं की गई हूँ, हमारा बिजनेस अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम जब आओगे तब बताती हूँ। तभी वहां पर फैंग फैमिली का फैंग जेन्यू आकर कहता है कि वो बच्चा तो सिर्फ एक कॉकरोच है जिसे ये नहीं पता कि वो कितना ऊपर उड़ रहा है, माउंटेन में एंटर करने के बाद मैं उसे मारने में तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर वो कहते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, इसलिए तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, मैं उसे संभाल सकती हूँ। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है। ये देखकर वो कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ वो होली ट्रेजर को पाने दो, उसके बाद तुम मेरे सामने नील डाउन करोगी। और उसके पीछे जो बुढ़ा होता है वो उससे पूछता है कि आखिर सीक्रेट खजाना लेने का प्लान क्या है। वो कहते हैं कि फैंग गोंगजी और पूरा का पूरा फैमिली उसे संभाल लेंगे, यहाँ का सीक्रेट ट्रेजर आपके लिए बिल्कुल सही है। इसके बाद 3 दिन बीत जाता है और हान एक पत्थर पर बैठकर कल्टीवेट करते हुए सोच रहा होता है कि नांदो सिटी का जिंक्सी कैनन सबसे बेस्ट जगह है। थोड़ा ही एफर्ट करने के बाद मुझे काफी सारे सीक्रेट फ्रूट मिल गया है, हालांकि यहाँ पर बहुत ही सारे जंगली जानवर है, लेकिन वो लोग मेरा कल्टीवेशन में ही हेल्प किए हैं। कल्टीवेट करने के बाद वो कहता है कि हालांकि इन फ्रूट्स का ऑरा जोगो फ्रूट जितना नहीं है, लेकिन इन लोगों ने काफी ज्यादा हेल्प कर दिया है और इनकी मदद से मैं फाउंडेशन लेयर के फाइनल स्टेज में भी पहुंच गया हूँ। अब अपने प्रीवियस लाइफ के रिग्रेट को अंडू करने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो बताता है कि पहले मैं चाहे कितना ही मेहनत क्यों नहीं कर लेता था, लेकिन मैं कभी भी एम्परर रीला में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता था। इसका रीजन था कि मेरा कल्टीवेशन का फाउंडेशन ही परफेक्ट नहीं था। फ्यूचर में फाउंडेशन का काफी बड़ा रोल होगा। फाउंडेशन बिल्ड करना ये इन्फ्लुएंस कर सकता है कि एक कल्टीवेटर कितना आगे बढ़ सकता है। एक परफेक्ट फाउंडेशन बिल्कुल सही कंडीशन में तब होता है जब ये फॉर्मेशन फेज में होता है तब, लेकिन गोड्स के रीला में पहुंचने के लिए इसके 2 लेवल का बाद का लेवल चाहिए। ये सब मेरा पिछले लाइफ का रिग्रेट था, इसलिए अब मुझे एक परफेक्ट फाउंडेशन को बिल्ड करना है। और उसके अलावा जो कल्टीवेशन मेथड यूज किया जाता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है ऑरा गैदरिंग करने का तरीका। ये टेक्निक मरे हुए जानवरों पर यूज किया जाता है, इसके लिए उसका आंखों में घुरने की जरूरत है। ये बोलकर वो सब ऑब्जर्व करने लगता है और सोचता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा सिंपल है, इसका यूज करके ये ब्लड और बोन्स में से ऑरा को ऑब्जर्व कर लेगा और उसे एक तरह के ऑरा में बदल देगा। जितना ज्यादा कल्टीवेशन हाई लेवल का होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बीस्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसके बाद एक दिन और बीत जाता है और हान को एक मिस्टीरियस स्पिरिट फल मिलता है, जो कि झोगो फल से 3 लेवल कम का होता है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा होता है, इसलिए वो उसे ले लेता है। लेकिन तभी कोई उस पर हमला कर देता है, लेकिन हान उसे डॉज करते हुए कहता है आखिर कौन हो तुम। वो बताता है कि मैं लोंग बाउतियान हूँ, तुम्हारा रिएक्शन स्पीड सच में काफी ज्यादा अच्छा है कि तुमने मेरे अटैक को अवॉइड कर दिया है और मेरा सोर्स तुम्हें मारने में फेल हो गया। तुम्हारे हाथ में जो सीक्रेट फ्रूट है उसे मुझे दे दो, मैं अभी अच्छे मूड में हूँ, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। हान उसका नाम को लेकर उसका मजाक उड़ा देता है। ये सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने बंदे को रॉकेट लॉन्चर को रेडी करने के लिए कहता है। ये देखकर हान सोचता है तो ये इस तरह के वेपन से लोगों को मार रहा है, वैसे भी मुझे अपने प्रोग्रेस को चेक करना है, कुछ कल्टीवेटर्स तो इस वेपन के अटैक को भी होल्ड नहीं कर सकते हैं। तभी वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर लोंग बाउतियान के लोग कह रहे होते हैं कि वो बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद वो डर के मारे उसका पैर ही काम करना बंद कर दिया होगा। दूसरा कहता है कि अब वो फ्रूट हमारे बॉस का हो गया है, इसका कोई चांस ही नहीं है कि वो जिंदा बच पाए। वहीं पर हान को देखते हैं कि सुहान को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो बच कैसे गया, मैंने इसी वेपन से कई सारे कल्टीवेटर को मारा है। उसका चमचा कहता है कि शायद उसके पास कोई मैजिक वेपन होगा, इसलिए वो बच गया। ये सुनकर लोंग बाउतियान अपने एक मैजिकल सोर्ड निकाल लेता है और कहता है बच्चे देखो, ये कोई ऑर्डिनरी सोर्ड नहीं है, अगर तुम मुझे अपना वो मैजिक वेपन दे देते हो जिससे अभी अभी तुमने खुद को प्रोटेक्ट किया था तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर सुहान कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि सीन इसका उल्टा होना चाहिए, लगता है कि तुम अभी भी समझे नहीं हो, जल्दी से आकर मुझसे माफी मांग लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो भड़क जाता है और अपने सोर्ड से उस पर हमला करते हुए कहता है अब तुम नहीं बचोगे। लेकिन तभी वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसका सोर्ड को उसका स्पिरिचुअल पावर से बना हुआ बैरियर रोक देता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जब तक कोई फाइनल स्टेज पर पहुंच नहीं जाता है तब तक कोई भी ऐसा कर नहीं सकता है। हान कहता है कि जानने में तुमने थोड़ी सी देरी कर दी। ये बोलकर वो काफी तेज स्पीड में उनके पीछे चला जाता है और उन लोगों पर एक पंच से हमला कर देता है, जिससे उन लोगों का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। ये देखकर लोंग बाउतियान कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, और उससे अपने स्टोरेज बैग देते हुए कहता है कि इसमें काफी सारा खजाना, स्पिरिचुअल फ्रूट्स और बहुत कुछ है जिसे मैंने बाकी कल्टीवेटर को मारकर जमा किया है, इसे ले लो और मुझे छोड़ दो। हान उसे लेकर कहता है कि मुझे ऐसे ही किसी चीज की जरूरत थी। वहीं पर ये देखकर वो कहता है कि अब जबकि तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है तो अब मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि अरे बेवकूफ, तुमने मुझे प्रोवोक करके बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है, एक बार अगर मैं यहाँ से चला गया ना तो मैं अपने लोगों के साथ आकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हान उसे रोकते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला। अचानक ये सुनकर उसका पैर अपने आप ही रुक जाता है। वहीं पर हान उससे कहता है क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखता हूँ, क्या तुम्हें सच में तो ये नहीं लगा था ना कि मेरा आइडेंटिटी जानने के बाद मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा। ये सुनकर वो
काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने घर परिवार के बारे में बताने लगता है कि मैं काफ़ी रेपुटेबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा भाई लोंग आउतियन बहुत ही बड़ा जीनियस है, जो कि उसके बात को पूरा करने से पहले ही हान उसे खत्म कर देता है और कहता है लोंग आउतियन आखिर वो गार्बेज मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्या ड्रैगन फैमिली खत्म होना चाहती है। ये बोलकर वो उस स्टोरेज बैग में जितना कुछ भी होता है उन सबको बाहर निकाल देता है। उतने सारी चीज को देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि लोंग बाउतियन के पास इतनी सारी चीजें होंगी, आखिर उसने कितने सारे लोगों को मार दिया है। तभी उसे एक बोतल दिखता है जिसमें कि 5 एलिमेंट का एक पीस होता है। वो एक स्पेशल तरह का स्पिरिचुअल स्टोन होता है जो कि परफेक्ट फाउंडेशन बनाने के काम में आता है। ये 5 एलिमेंट सीड काफी ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि ये दुनिया का सबसे रेयरेस्ट स्पिरिचुअल स्टोन में से एक है। यहाँ तक कि काफी सारे कल्टीवेटर इसके बारे में सुने भी नहीं है और इन सभी बातों को सिर्फ मिथ ही मानते हैं। हालांकि ये गॉडेस प्लांट से कंपेयर नहीं किया जा सकता है जो कि जिंक्सी कैनन में अपीयर होने वाला है, लेकिन ये फिर भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। इसके बाद वो उस माउंटेन से नीचे उतर जाता है और वहाँ पर जाता है जहाँ पर सभी लोग जमा होते हैं और वो जाकर देखता है कि वहाँ पर एक गोल्डन कलर का स्टोन अपीयर हो चुका होता है और उसमें से काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। उसे देखकर कहता है कि लगता है कि सबसे अच्छा पोजीशन पहले ही लिया जा चुका है। तभी बताया जाता है कि फर्स्ट प्लेस पर लू यूनजी है, थर्ड प्लेस पर सिल्वर विंग है, फिफ्थ प्लेस पर माइटी वुल किंग है और 8th प्लेस पर फेंग झेन्यू है। तभी हान को देखकर उसका दोस्त लियांग कहता है कि फाइनली तुम आ ही गए। यहाँ पर काफी सारे कल्टीवेटर आ चुके हैं लेकिन तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम तो अकेले माउंटेन में जाकर कल्टीवेट करते रहते हो। ये सुनकर हान पूछता है क्या वो गोल्डन कलर का स्टोन भी किसी तरह का ट्रेजर है। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में मैंने इसके बारे में कुछ सुना ही नहीं था, लेकिन अभी जब मैं इस स्टोन को देख रहा हूँ तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी लियांग उसे आगे बताता है कि वो स्टोन यहाँ पर 1 दिन से ज्यादा टाइम से ग्लो हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो गॉडेस प्लांट उस स्टोन के अंदर ही है जो कि अब बाहर निकलने वाला है। सिर्फ 4 पावर ही एडवांटेज पोजीशन में है और वो चारों के चारों लोग स्काई क्लाउड लिस्ट में आते हैं, इसलिए कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। तभी वो गोल्डन स्टोन हिलने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे लेने जाने लगता है और जाते हुए सभी लोग कहते हैं कि उन लोगों को लेने मत देना, माना कि उन लोगों का नाम लिस्ट में है लेकिन फिर भी वो हम सभी लोगों को एक साथ हरा नहीं पाएंगे। ये बोलकर वो सभी लोग एक साथ हमला करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन बुल किंग एक ही बार में उन सभी लोगों को उठाकर पटक देता है और कहता है कि जो भी ट्रेजर के करीब भी आने की कोशिश करेगा वो लोग अपना जान से हाथ धो बैठेंगे। ये सब देखकर लियांग उससे पूछता है कि हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। हान कहता है कि यहीं पर इंतजार करना, मैं देख के आता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है और देखकर सोचता है कि इस स्टोन के साथ कुछ गड़बड़ तो लग नहीं रहा है। उसे वहाँ पर देखकर यूनजी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर जो बैटल स्टार्ट होने वाला है वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारी क्लासमेट होने के कारण मैं तुम्हें वार्न कर दे रही हूँ। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो सोचती है कि आखिर वो इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहा था, कहीं इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। ये देखकर लियांग भी उससे पूछता है कि हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं। हान बताता है कि गॉडेस प्लांट यहाँ पर अपीयर नहीं होने वाला है, वो सिर्फ किसी का बिछाया हुआ जाल है। उन लोगों को वहाँ से जाता देखकर यूनजी सोचते कि माना कि मैंने उसे वापस जाने का एडवाइस दिया था, लेकिन एक कल्टीवेटर होने के कारण उसे थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही चाहिए था। आखिर वो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को मिस कैसे कर सकता है। वहीं पर हान को दिखाते हैं जो कि जाते हुए सोच रहा होता है कि अब जबकि वो प्लांट वहाँ पर अपीयर होने वाला नहीं है तो आखिर अब वो कहाँ पर अपीयर होगा। इसके बाद फेंग फैमिली को दिखाते हैं जो लोग कहते हैं कि काफी सारे लोग जाल में फंस गए हैं, अब प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। तभी हान को कुछ याद आता है और वो कहता है कि मुझे याद आ गया कि वो एक सीक्रेट प्लांट होने के कारण मैंने सुना है कि उसे अपीयर करवाने के लिए एक स्पेशल तरह का तरीके का यूज किया जाता है। तभी दिखाते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग उस गोल्डन स्टोन के पास होते हैं वो सभी लोग कैद कर लिए जाते हैं। गोल्डन स्टोन के पास जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और भागने की कोशिश भी उनकी फेल होने लगती है और तभी वो गोल्डन स्टोन टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब निकलती है जो कि 5 मिनट में फटने वाला होता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। ये देखकर हान समझ जाता है कि उस ट्री को अपीयर करवाने के लिए काफी सारा कल्टीवेटर का बलि देना पड़ेगा, इसलिए कोई है जो कि इस गोल्डन स्टोन का यूज करके सभी लोगों को वहां पर ल्योर करके लेकर गया था और इसीलिए ये न्यूज ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया था। तभी फैंग फैमिली का एक बंदा कहता है कि अभी तो तुम लोग काफी ज्यादा बकबक कर रहे थे, अब क्या हो गया, अब तुम सभी लोगों को बोलती क्यों बंद हो गई है, क्या अब तुम लोगों को ट्रेजर नहीं चाहिए क्या, तुम लोगों को मरने के बाद वो ट्रेजर मेरा हो जाएगा। फैंग जेंग को देखकर अंदर में जितने भी लोग ट्रैप होते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। फैंग जेंग कहता है कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने अपना फैमिली का सबसे बड़ा मैजिक वेपन का यूज किया है, तो क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोगों को आसानी से जाने दूंगा। वो बॉम्ब तुम सभी लोगों को कुछ ही देर में खत्म कर देगा और उसके बाद हम लोग इस ट्रेजर को ले लेंगे और उसके बाद हम लोगों को कोई भी हरा नहीं पाएंगे। ये देखकर लू यूनजी कहते कि फैंग जेंग तुम सच में खुद को कुछ ज्यादा ओवरस्टिमेट कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब करके तुम मुझे पालोगे। ये बोलकर ना चाहते हुए भी उसे अपना मैजिक वेपन यूज करना ही पड़ता है। अपना मैजिक वेपन का यूज करके वो उस बैरियर को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो उसमें असफल हो जाती है। ये देखकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है कि फैंग फैमिली का बैरियर तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। यूनजी को
देखकर फैंग कहता है कि अगर आज रात तुम मेरे साथ बिताने को तैयार हो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन यूनजी उसके बात को इग्नोर करके दोबारा से ट्राई करती है और इस बार वो काफ़ी ज़्यादा पावर का यूज करती है, जिससे वो थोड़ा सा टूट जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो अपने आप ही रिकवर हो जाता है। वहीं पर अपने वेपन के पावर को ओवर यूज करने पर यूनजी को ब्लैकलिस्ट होने लगता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगती है। ये देखकर फैंग जेंग कहते हैं कि यूनजी अब सिर्फ 3 मिनट ही बच रहा है और मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, इसलिए मुझे बाद में ब्लेम मत करना। तभी हान फैंग जेंग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसे देखकर वो उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही बड़ा बेवकूफ हो जो तुम उसमें नहीं फंसे हो। तुम अभी भी यहाँ से नहीं जा रहे हो, लगता है कि तुम्हें मरना है। हान कहता है तुम कुछ गलत मत समझना, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर फैंग फैमिली को ये बात कैसे पता चली थी कि गॉडेस प्लांट को अपेयर करवाने के लिए ब्लड सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ती है। ये सुनकर झैंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये बात सुनकर जितने भी लोग ट्रैप होते हैं वो सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसका मतलब वो सच में हमें मारना चाहता है। तभी फैंग झैंग चिल्लाते हुए कहता है अपना मुंह बंद करो, मैं इसका कोई भी जवाब नहीं दूंगा। ये बोलकर वो सोचता है कि आखिर इसे ब्लड सैक्रिफाइस के बारे में पता कैसे चला। ये तो हमारे फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट में से एक है, जिसे कि फैमिली का सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं और यहाँ तक कि मैं भी बहुत मुश्किलों से इसे जान पाया था। झैंग का वैसा एक्सप्रेशन देखकर हान सोचता है कि लगता है कि मेरा गेस बिल्कुल सही था, फैंग फैमिली उतना सिंपल नहीं है जितना वो दिखती है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला है नहीं। तभी झैंग अपने अंकल से बोलकर उसे मारने के लिए कहता है। उस बुड्ढे को देखकर यूनजी चौंक जाती है और उससे कहते हैं कि ये बुड्ढा तुम्हें मार सकता है, तुम उसे बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हो, उसका कल्टीवेशन फाउंडेशन के फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। ये सुनकर हान कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि क्लास प्रेसिडेंट मुझ पर अटेंशन दे रही होगी, लेकिन बिलीव करो मुझे कुछ भी नहीं होगा। यूनजी कहती है कि खुद को यहाँ पर मत मारो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम यहाँ से बाहर जाओ और जाकर मदद लेकर आओ। तभी वो बुड्ढा उसके सामने आकर कहता है कि अपने आप को मार लो, नहीं तो मैं तुम्हें मारने में तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम खुद को मार लेते हो तो तुम्हारा बॉडी इंटैक्ट रहेगा, लेकिन अगर मैंने कोई एक्शन ले लिया तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बॉडी के साथ क्या क्या हो सकता है। उसका ऑरा को फील करके लियांग कहता है कि वो बुड्ढा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उससे डील कर पाएंगे। ये देखकर हान कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? वो कहता है नहीं, जहाँ पर आप जाएंगे मैं भी वहाँ पर ही जाऊँगा। ये सुनकर वो उसे रॉकेट लॉन्चर दे देता है और खुद ही एक ले लेता है। उसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर को देखकर वो बुड्ढा घबराते हुए कहता है कि कल्टीवेटर होने के कारण क्या तुम उस तरह के वेपन का यूज करने वाले हो? अगर एबिलिटी हो तो आकर मुझसे फेयरली फाइट करो। लेकिन लियांग उसका कोई भी बात ना सुनते हुए उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वो बुड्ढा बोल ही रहा होता है कि तब तक उसे लग जाती है, जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ऐसे ट्रीट करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, एक कल्टीवेटर होने के कारण इस तरह का वेपन। उसके बात को पूरा करने से पहले ही लियांग उसके बात को काटते हुए कहता है कि तुम खुद ही न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कर रहे हो और मुझे इस वेपन का यूज करने नहीं बोल रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? ये बोलकर वो दोबारा से अटैक कर देता है। इस बार उसका हालत इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो उठ भी नहीं पाता है। ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या वो मारा गया? आखिर वो फाइनल स्टेज में था और वो काफी ज्यादा फेमस भी था, मुझे नहीं लगता कि वो मारा गया होगा, मुझे लगता है कि वो सिर्फ बेहोश हुआ होगा। ये देखकर फैंग जेंग काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि हमारे फैंग फैमिली को ऐसे ट्रीट करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? मैं तुम्हें एक बार और कहता हूँ। ये बात उसके पूरा करने से पहले ही उस पर भी अटैक कर दिया जाता है और अटैक करके लियांग कहता है कि ब्रदर हान के बारे में ऐसा कुछ कहने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? झैंग का वैसा हालत देखकर उसके फैमिली मेंबर उसका हालचाल पूछने लगते हैं और लियांग पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी वो उन सभी लोगों पर दोबारा से हमला कर देता है, जिससे वो सभी के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं सिर्फ फैंग झैंग को छोड़कर। ये देखकर लियांग पूछता है तो बताओ क्या तुम इस रॉकेट लॉन्चर के सर्विस से कितना ज्यादा सेटिस्फाई हुए हो? वहीं पर वो बहुत ही गुस्से में कहता है क्या तुम उसे सर्विस बोलते हो? ये बोलने की देरी थी कि तभी लियांग उस पर दोबारा से अटैक कर देता है और तभी वो जल्दी से उठकर कहने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हो गया हूँ। ये बोलकर वो अपने मैजिक वेपन के बैरियर को डीएक्टिवेट कर देता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।